गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम हिंदी में अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कफा के बारे में। हमने पिछली क्लासेस में समझा था कि हमारे शरीर में वाता के 6 प्रकार के गुण होते हैं और पित्ता के 7 प्रकार के गुण होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कफा के बारे में कि कफा की चीजों को हम इन 7 गुणों के माध्यम से पहचान सकते हैं। आयुर्वेद में एक बहुत ही बेहतरीन श्लोक लिखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन वर्सेस है कि कफा की क्या क्वालिटीज हैं इसके बारे में। तो कहा गया कि हमारे शरीर में कफा की मुख्य रूप से 7 क्वालिटीज होती हैं, 7 गुण होते हैं। इन 7 गुणों के माध्यम से हम कफा के बारे में जान सकते हैं। तो इसको एक वर्सेस के माध्यम से आयुर्वेद में लिखा गया है। स्निग्ध शीतो गुरुर्मंद सुलक्षणो मृतस्न स्थिर कफा। इसमें पहला है स्निग्ध, दूसरा है शीतो, तीसरा है गुरु, चौथा है मंद, पांचवा है सुलक्षण और छठवा है मृतस्न और सातवां है स्थिरा। इन 7 लक्षणों के माध्यम से कफ की व्याख्या की गई है। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्निग्ध की, तो स्निग्ध का मतलब होता है कि जब हम कहते हैं कि तुम्हारी स्किन एकदम स्निग्ध है, इसका मतलब है ऑयली है, ऑयली स्किन। तो ऑयली स्किन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हमारी स्किन नॉर्मल ऑयली होती है यानी ड्राई नहीं होती है, हमारी स्किन का गेस्चर, हमारी स्किन का लक्षण अच्छा होता है और वो ऑयली थोड़ा होना भी चाहिए। अगर ज्यादा ऑयली होगी तो गड़बड़ है, तो हमें कफ को कम करना होगा, क्योंकि कफ का लक्षण है हमारी स्किन को ऑयली बना के रखना। तो ना तो ज्यादा हो जाए ये बात का भी ध्यान रखना होगा, ना तो कम हो जाए ये बात का भी ध्यान रखना होगा। तो अगर हमारी स्किन ऑयली है तो वो क्यों है? वो कफ के कारण है। और अगर हमारी स्किन ड्राई है तो वो क्यों है? वो वात के कारण है, क्योंकि वात का काम है हमारी स्किन को ड्राई बना देना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ऑयली बनी रहे, स्निग्ध बनी रहे, उसमें एक चमक बनी रहे, तो आपके शरीर में कफ की का सामान्य मात्रा में होना बहुत जरूरी है। जैसे हम छोटे बच्चों को देखते हैं, उनकी स्किन ऑयली होती है, और इवन जब हम यूथफुल एज में देखते हैं कि स्किन ऑयली होती है, और कभी कभी जरूरत से ज्यादा ऑयली हो जाती है, तब भी प्रॉब्लम होती है। अगर ज्यादा ऑयली हो गई तो फिर हम कफा को घटाने के प्रयत्न करते हैं। और कफा को बढ़ाने वाले कौन से रस हैं, घटाने वाले कौन से रस हैं, हमने समझा था। हमारे आयुर्वेद में टोटल 6 रस हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो पहले 3 रस कफ को बढ़ाने वाले हैं और आखिरी के 3 रस कफ को घटाने वाले हैं। हमने बात की थी मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो मधुर यानी मीठा कफ को बढ़ाता है, अम्ल और लवण कफ को बढ़ाते हैं, और कटु, तिक्त, कषाय कफ को घटाते हैं। और कफ का मतलब क्या है? कफ का मतलब है वाटर का रिटेंशन, कफ का मतलब है सूजन, कफ का मतलब है ऑयलीनेस। ये सब कफ के लक्षण हैं। तो जब हम पहले 3 रसों का प्रयोग करते हैं तो हमारी स्किन ऑयली हो जाती है। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई हो गई है तो आप 1, 2, 3 रसों का प्रयोग करिए, मधुर रस का प्रयोग करिए, खाने पीने में मधुर रस का प्रयोग करिए, तो आपकी स्किन वापस ऑयली होने लगेगी, क्योंकि ऑयली स्किन हमारी कफ का लक्षण है और मधुर, अम्ल, लवण हमारे कफ के गुण हैं। तो पहला लक्षण है आयुर्वेद के श्लोक में, हमारा आयुर्वेद का जो श्लोक है उसका पहला है स्निग्ध, और स्निग्ध का मतलब है ऑयली स्किन। तो पहला लक्षण हुआ कि स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब है ऑयली। दूसरा लक्षण है शीत, शीतो, ठंड। शीत का मतलब है जब किसी व्यक्ति को ठंड लगती है, स्पेशली विंटर के सीजन में जब किसी को ठंडी लगती है, कभी कभी किसी को तो सर्दी, खांसी, कफ एंड कोल्ड भी हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि शरीर के अंदर ये कफा का प्रकोप है, कफा बढ़ गया है। जब हमारे आसपास का मौसम में ठंडक बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में भी कफ बढ़ने की संभावना बन जाती है। हम कभी ठंडे पानी से नहाते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, कुछ भी ठंडे वातावरण में जाते हैं, ठंडी हवा के संपर्क में आते हैं, या कुछ ठंडा खाना पीना खा लेते हैं, फ्रिज में से कुछ निकाल कर ठंडा ठंडा खा लेते हैं,
तब भी हमारे शरीर में कफ बढ़ सकता है और उस कफ के कारण आगे दूसरी बीमारियां हो सकती हैं, अस्थमा भी हो सकता है। तो ये हमारे कफ का लक्षण है। तो हमारे कफ का दूसरा लक्षण है कि कफ ठंडी से बढ़ जाता है, ठंड ऋतु में कफ बढ़ जाता है। और कफ का मतलब होता है वेट। तो आपने देखा होगा कि ठंडी की ऋतु में कि जहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है वहां पर कई सारे जैसे फल पाए जाते हैं, वो भी काफी बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ठंड कफ को बढ़ाने का काम करती है। तो हम देखते हैं कि जैसे ये पहली लेडी का वजन ज्यादा है, तो इसे हम कहेंगे कि इसके अंदर कफ ज्यादा है, और दूसरी लेडी का वजन कम है, इसमें हम बोलेंगे कफ कम है। तो जब वजन ज्यादा होता है, वजन हैवी होता है, इसे हम कहते हैं गुरु। गुरु का मतलब है गुरुत्व, गुरु का मतलब है वजन का ज्यादा होना, गुरुत्व का ज्यादा होना। और लघु का मतलब लाइट होता है। तो हमारे कफ का लक्षण है गुरुत्व। तो जब किसी के शरीर में कफ की मात्रा ज्यादा होती है, उसका वजन ज्यादा होता है और उसके अंदर स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है, ऐसा व्यक्ति ज्यादा ग्राउंडेड होता है, वो जल्दी से फ्लक्चुएट नहीं होता, ग्राउंडेड होता है। और उसके शरीर में भी वजन ज्यादा, उसके व्यवहार में भी काफी वजन होता है, लॉयल्टी होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो कफ आपके शरीर को गुरुत्व देता है, भारीपन देता है, आपको मोटा बनाता है, इसको कहते हैं गुरु। तो अगर आप श्लोक में देखेंगे लिखा है स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब है कफ वाले लोगों की स्किन थोड़ी स्निग्ध होती है। शीता, शीता मतलब ठंडी, और गुरु मतलब हैवी। अगला लक्षण है मंद, मंद का मतलब होता है डलनेस। जैसे पहले हम आगे बढ़े तो ये देखें कि हमारे सामने तीन लोग हैं, एक बाता है, एक पित्ता है, कफा है। अगर आप देखेंगे कफा पीपल थोड़े ओवरवेट होते हैं, उनका पेट निकला हो सकता है, शरीर में कफ की मात्रा ज्यादा हो सकती है, वजन ज्यादा हो सकता है, ये कफा कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप ये तीन लोगों को देखें, इसमें भी ये पैर ज्यादा मोटे मोटे हैं, तो इसमें हम बोलेंगे कफा ज्यादा है। तो हमारे आयुर्वेद में 6 रस हैं, 1, 2 और 3, ये कफा को बढ़ाने वाले हैं। पहले 3 रस कफा बढ़ाते हैं और आखिरी के 3 रस कफा को घटाते हैं, ये घटाते हैं। तो अगर आपको पैरों को पतला करना है तो आखिरी के रसों का सेवन कराना होगा। आयुर्वेद में ये श्लोक का वर्णन है, आयुर्वेद में इस श्लोक का वर्णन है कि आयुर्वेद में क्या कहा गया है कि हमारे शरीर में कुल 6 रस पाए जाते हैं। हमारे शरीर में 6 रस पाए जाते हैं, मधुर, अम्ल, लवण। तो मधुर का मतलब है मीठा, अम्ल का मतलब है खट्टा, लवण का मतलब है नमकीन। फिर है पहले तिक्त लिखते हैं, तिक्त, तिक्त का मतलब है कड़वा, जैसे नीम। पांचवा उष्ण, उष्ण का मतलब है कटु, कटु का मतलब है पंजेंट, जैसे कि हम देखते हैं काली मरीच। और आखिरी है कषाय, ये हमारे आयुर्वेद में कषाय मतलब कसेला, जैसे कि जामुन खाने पर मुंह कैसे कसे कसा 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 हुआ लगता है। तो आयुर्वेद में कहते हैं ये 6 रस हैं। पहले वाले रस में सबसे ज्यादा ताकत होती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इनकी ताकत कम होती जाती है, और आखिरी वाले रस में सबसे कम ताकत, सबसे कम कैलोरी होती है। तो वजन बढ़ाना है तो पहले वाले रस का सेवन करिए, और वजन बढ़ाना है तो आखिरी वाले रस का सेवन करिए। तो जब हम आखिरी वाले 3 रसों का सेवन करते हैं, कटु, तिक्त, कसाय का, तो वजन कम होता है। तो कफा वाले लोगों को वजन कम करने के लिए आखिरी वाले 3 रस लेना चाहिए। पैरों को पतला करना है तो भी आपको आखिरी वाले 3 रस लेना चाहिए, क्योंकि पैर का वजन घटाते हैं। तो आखिरी वाले 3 रसों में पहला है हमारा, हमने आपको बताया कि एक है हमारा बिटर। तो जितनी हम कड़वी चीजें खाएंगे, जैसे हल्दी कड़वी होती है, हल्दी कड़वी है, कड़वा नीम, परवल की सब्जी, गिलोय, गिलोय औषधि कड़वी होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें कड़वी होती हैं। उन कड़वी चीजों का जब आप सेवन करते हो तो आपका कफ कम होता है, वजन कम होता है। इसके अलावा गर्म चीजें, गर्म चीजों में जैसे काली मिर्च गर्म है और अदरक गर्म है। तो इन गर्म चीजों का जब आप सेवन करते हैं, और भी बहुत सारी गर्म चीजें होती हैं, जैसे कि पिपली मूल गर्म होता है, अदरक सूंठ गर्म होती है, ये सब चीजें गर्म हैं, इनका सेवन करते हैं तो भी कफा कम होता है। और कसाई चीजें, कसेली चीजें, जैसे कि जामुन,
इनसे भी कफ हमारा कम होता है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि आखिरी 3 रसों का सेवन करने से आप अपने शरीर को पतला बना सकते हैं। कड़वी चीजें खाइए, गर्म चीजें खाइए और कसैली चीजें खाइए अगर आपको पतला होना है। तो कफ का एक ये दुर्गुण भी है कि कफ आपको आलसी बनाता है, आपको डल बनाता है। कफ वाले लोग तीव्र गति से काम नहीं करते, आराम से करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, वो तत्पर नहीं करते। उसमें से कई सारे लोग बड़े लेजी टाइप के होते हैं, काम करना नहीं चाहते, बस खाना खाना चाहते हैं। लेकिन हर कफ के भी दुर्गुण भी हैं, सद्गुण भी हैं। एक तरफ तो ये स्थिरता, स्टेबिलिटी भी प्रदान कर रहा है और दूसरा कुछ लोगों में ये डलनेस भी देता है। हमारा एक फ्रेंड है, डॉक्टर है, एक हमारा एक डॉक्टर फ्रेंड है, उसका नाम है मिस्टर दिलीप वाजपेयी, उसका नाम है डॉक्टर दिलीप वाजपेयी। तो अभी जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में उसने सब काम बंद कर दिया अपना, घर में बैठ गया, खाना खाना, और उसका माइंड काफी डल है, मंद है। हमने शुरू से देखा उसको, उसको चाहिए कि बस कोई काम करे ना करे, बस उसको महीने का पेमेंट मिल जाए, महीने के आखिरी में उसको बस एक फिक्स पेमेंट मिल जाए। तो जब हमारा माइंड ऐसा डल होता है कि हम काम नहीं करना चाहते, हम काम नहीं करना चाहते, बस महीने के आखिरी में हमको एक फिक्स इनकम मिल जाए, तो हमने देखा कि धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में गया तो साइकेट्रिक मेडिसिन उसने लेना चालू कर दी, और बाद में ऐसी नौबत आई कि उसने एक बार सुसाइड के लिए भी ट्राई किया। तो हम कुछ फ्रेंड्स ने मिलके उसका जबरदस्ती जॉब लगवा दिया अभी, कि भाई तू जॉब करता रहे, तो अपना बिजनेस मत कर। अपना बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा एक्टिवनेस भी चाहिए। तो जो कफा पीपल होते हैं वो थोड़ा लेजी हो जाते हैं, इनका लेजी स्वभाव हो जाता है, ये इनका एक दुर्गुण है। और अगर हम कफ की बात करें, कफ से ही हमारी स्किन में शाइनीनेस रहती है, हमारी स्किन चमकती है कफ के कारण। आप देखोगे बच्चों की स्किन काफी चमकती है, लेकिन जब आप बुढ़ापे में देखोगे तो हमारी स्किन एकदम रिंकल्ड हो जाती है, उस पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो हमारी स्किन पर जो रिंकल और झुर्रियां पड़ती हैं, क्योंकि हमारी स्किन से कफा कम हो गया, तो हम मधुर रस का सेवन कराइए तो स्किन आपकी वापस पहले ऐसी स्मूथ होने लगेगी। तो जब हमें इस स्किन को, हम इसे आयुर्वेद में कहते हैं, जब आपकी स्किन स्मूथ और क्लियर होती है, आयुर्वेद में से कहा जाता है सुलक्षण, आयुर्वेद में से कहते हैं सुलक्षण। आपकी स्किन सुलक्षण है, स्मूथ है, क्लियर है, मतलब आपके शरीर में कफा बैलेंस है। लेकिन आपकी स्किन अगर स्मूथ नहीं है, खुरदुरी है, रफ है, तो आपके शरीर में कफा कम हो गया है। तो अगर आप इस श्लोक को देखेंगे, देखिए कफा के श्लोक में क्या लिखा है। पहला है लक्षण स्निग्ध, यानी कफा वाले लोगों की स्किन काफी स्निग्ध और ऑयली होती है। दूसरा शीत, उनकी स्किन भी थोड़ी, यानी उनके अंदर स्किन की बात ही नहीं, उनका नेचर भी ठंडा होता है और उनको उनका दिल भी ठंडा होता है। कूल माइंडेड लोग होते हैं, जल्दी गर्म नहीं होते, जल्दी शॉर्ट टेम्पर नहीं होते, जल्दी गुस्सा नहीं आता कफ वालों को। लेकिन ठंडी से इनका कफ बढ़ जाता है, क्योंकि ठंड कफ का ही एक गुण है। तो जिन लोगों की कफा प्रकृति होती है, जब वो ठंडी की ऋतु में होते हैं तो उन्हें सर्दी, खांसी, कफ एंड कोल्ड और कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, इवन जॉइंट पेन चालू हो जाता है, क्योंकि एक तो उनके अंदर पहले से ही कफा है और ठंडी के कारण कफ बढ़ रहा है। गुरु, गुरु यानी कफा वाले लोग थोड़े मोटे होते हैं और मंदा थोड़े से डल होते हैं। तो पहले तो हमने देखा कफा का लक्षण है ऑयली, हमने देखा दूसरा कि उनको ठंड लगती है और ठंडी के कारण सर्दी, खांसी, कफ एंड कोल्ड, जॉइंट पेन हो सकता है। थोड़े ओवरवेट कफा वाले हो सकते हैं, लेकिन स्टेबल होते हैं। आप अगर इन 3 लोगों को देखें तो पहला दुबला पतला व्यक्ति वाता का है, इसका स्ट्रक्चर एकदम थिन होता है, ये कितनी भी एक्सरसाइज करे, कितनी भी जिम जाए, कितने भी डिप्स लगाए, इसकी मसल्स नहीं बनती। लेकिन पित्ता वाला बड़ा मस्कुलर होता है, वो केवल थोड़ी सी एक्सरसाइज करे तो उसके शरीर का पित्ता उसकी मसल फट से बना देता है। और कफा वाले लेजी होते हैं, वो करना ही नहीं चाहते, और करते भी हैं तो इतना जल्दी उनकी बॉडी रिड्यूस होती नहीं है। तो कफा वाले अगर वेट कम करना चाहें तो उनको धीरे धीरे फायदा मिलता है, एकदम से उनका वजन कम भी नहीं होता। तो 3 लोगों में हम देखें, सबसे जो ओवरवेट पर्सन है वो कफा लोग हैं। तो कफा वाले व्यक्ति की बॉडी भी बड़ी होती है, उसके शरीर में मोटापा हो सकता है, और यानी गुरुत्व ज्यादा होता है, तो थोड़े डल होते हैं। कफा के कारण हमारी स्किन साइनी होती है, आयुर्वेद में से कहते हैं मृतष्ण, मृतष्ण का अर्थ है साइनी स्किन।
तो अगर हमारी स्किन एकदम ब्राइट और शाइनी है, मतलब हमारे शरीर में कफा सही है। लेकिन अगर हमारी स्किन में शाइनीनेस कम हो गई है तो हमें कफ को बढ़ाना होगा, हमें कफ को ठीक करना होगा। तो कई बार हमारी स्किन में काफी रुक्षता आ जाती है। हमारी स्किन में रुक्षता आने का प्रमुख कारण है कि कफ क्षय हो रहा है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति, हमने देखा है कभी कभी बहुत डाइटिंग करते हैं, वो पतला होने के लिए बहुत डाइटिंग करते हैं, लेकिन डाइटिंग करते करते उनका चेहरे भी मुरझा जाता है, उनका चेहरा एकदम मुरझा जाता है। हमने कई लोग देखे। और फिर हम बात करते हैं, ये देखिए स्थिरता, स्टेबिलिटी। स्थिरता कौन देता है? स्थिरता कफा देता है। जैसे हमने रामायण में पढ़ा है कि अंगद ने अपना पैर जमा दिया, अब कोई हटा नहीं पाया। तो इतनी जो हायर स्टेबिलिटी कहां से आती है? हायर स्टेबिलिटी आती है कफा से। स्टेबिलिटी, स्थिरता कफा का लक्षण है। तो जिस व्यक्ति के अंदर कफा अच्छी मात्रा में होता है, बैलेंस होता है, वो व्यक्ति काफी स्टेबल होता है और वो रिलेशनशिप में भी स्टेबल होता है। हम देखते हैं कि कभी कभी हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप गड़बड़ हो जाती है क्योंकि उनकी रिलेशनशिप में कफा कम है। अगर हस्बैंड के शरीर में कफ की मात्रा ठीक है तो वो स्टेबल होगा। वाइफ के शरीर में अगर कफ की मात्रा अच्छी है तो वो स्टेबल होगा। कम से कम एक के शरीर में भी अगर कफ की मात्रा अच्छी हुई तो दोनों की जोड़ी ठीक से चलती रहेगी। लेकिन दोनों के शरीर में कफ नहीं हुआ तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। अगर दोनों वाता हुए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जोड़ी बनती है तो एक वाता हो एक कफा हो। चलो ये थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है लेकिन दूसरा तो स्टेबल है। जो कफा वाला पीपल होता है वो गुड़ की मक्खी की तरह होता है, चिपकता है तो छूटता नहीं है। गुड़ की मक्खी आपने देखी होगी, वो कफा पीपल ऐसा होता है। कभी कभी दूसरे लोग हड़बड़ा जाते हैं कि भाई ये तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो कफा पीपल होते हैं गुड़ की मक्खी की तरह, मक्खी चिपक गई अब छोड़ेगी नहीं। तो ऐसे ही आपका कोई फ्रेंड कफा बन गया, आपकी लाइफ में कोई भी कफा पीपल आ गया, उनकी एंट्री भले कभी लेट हो और फ्रेंडशिप आपकी धीरे धीरे हो लेकिन हो गई, फिर कभी छूटेगी नहीं। आप कितना भी मक्खी को निकालने की कोशिश करो, चिपकी रहेगी वो। इसे बोलते हैं कफा पीपल। तो कफा पीपल काफी स्टेबल होते हैं, अंगद की पैर की तरह चिपके रहते हैं। और चाहे वो हम रिलेशनशिप की बात करें, वो चिपके रहते हैं। तो ये हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए काफी अच्छा होता है। और ये बात बहुत अच्छी बात कही गई है कि जब हमारा माइंड स्थिर होता है, स्टेबल होता है, इसे हम कहते हैं कफा माइंड। और जब हमारा माइंड अनस्टेबल होता है, इसे हम कहते हैं वाता माइंड। तो कहते हैं कि जब हमारा माइंड एकदम स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, जैसे पहिया घूमता है, उसके बीच की जो चक्की होती है वो तो स्थिर रहती है और आसपास पहिया घूमता रहता है। तो जब एक स्टेबल माइंड उस चक्की की तरह होता है जिसके आसपास पहिया पहिया घूमता रहता है कि पूरी दुनिया में सब कुछ इधर से उधर हो जाए, लेकिन कफा वाले पीपल टस से मस नहीं होते। हमने देखा है कि कई बार लोग थोड़ी सी बात में फ्लक्चुएट हो जाते हैं। इधर के लोगों ने कन्विंस किया तो इधर चले गए और उधर की पार्टी ने कन्विंस किया तो उधर चले गए। वो वाता माइंड है। लेकिन कफा माइंड एक बार आपसे कन्विंस हो गया तो वो लाइफ टाइम के लिए कन्विंस हो गया, और एक बार आपसे अनकन्विंस्ड हो गया तो वो हमेशा के लिए आपसे अनकन्विंस्ड ही रहेगा। कफा वाले पीपल फिक्स होते हैं, फिक्स। दोस्त तो दोस्त और दुश्मन तो दुश्मन, वो फ्लक्चुएटिंग नहीं होते, पार्टी नहीं बदलते। कफा वाले लोग पार्टी नहीं बदलते। पार्टी बदलने में जो सबसे आगे रहते हैं वो होते हैं वाता माइंड। तो ये कफा के लक्षण है। अब हम बात करते हैं कि वात पित्त एंड कफा के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। हम थोड़ी वात की बात करते हैं। हम पहले वात के बारे में समझ चुके हैं। तो वात वाले लोग काफी क्रिएटिव होते हैं क्योंकि क्रिएटिविटी एक वाता का ही लक्षण है। तो हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु होती है। हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु होती है। उन वायु के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्राण उदान, शमान, व्यान, अपान, बहुत सारी वायु होती है, और भी 5 वायु होती हैं। तो वायु आपको क्रिएटिव बनाती है, अलर्ट बनाती है। वायु का मतलब है क्रिएटिविटी एंड अलर्टनेस। तो हमारे सोसाइटी में कई सारे लोग जो काफी क्रिएटिव हैं वो वात के कारण है। ये वात वाले लोग बड़े इनर्जेटिक होते हैं, फट से धूमधाम धूमधाम चालू कर देते हैं और बाद में थक जाते हैं, एकदम थक जाते हैं। ये लोग छोटे बच्चों की तरह मस्ती करने वाले होते हैं, इनर्जेटिक, क्योंकि शरीर में स्टेमिना कम होता है। काम खूब करते हैं, धीरे धीरे काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे,
सारा दिन काम करते रहेंगे धीरे धीरे। जैसे बकरी सारा दिन खाना खाती रहती है, धीरे 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 धीरे, ऐसे वाता वाले लोग खूब एनर्जेटिक होते हैं, थोड़ा 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 धीरे धीरे काम करते रहेंगे। आप हैवी काम नहीं करवा सकते उनसे, लेकिन इन जल्दी थक जाते हैं और काफी लाइवली होते हैं, एकदम लाइवली, मस्त। इनके अंदर कुछ नेगेटिविटीज भी होती है, तो थक जाते हैं और एंजाइटी बड़ी करते हैं, बड़ा तनाव ले लेते हैं। इनके दिमाग में इतने विचार चलते रहते हैं। कई लोग आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब दिमाग कभी शांत बैठता ही नहीं है, हमेशा विचार 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 चलते रहते हैं। तो विचार वाता माइंड के कारण होते हैं, तो ये वाता माइंड के लक्षण हैं। तो कभी कभी जब कोई व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है, तो हम क्या करते हैं, हम उस व्यक्ति को दूध में मिश्री मिलाकर पिलाते हैं। तो क्या होता है कि उसका वात शांत हो जाता है, क्योंकि मधुर अम्ल लवण वात को शांत करते हैं। मधुर अम्ल और लवण, मधुर रस वात को शांत करता है, खट्टा वात को शांत। अभी आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि खट्टा, अभी हम बात करेंगे आगे, तब आपको समझ में आएगा। तो मधुर रस वात को शांत करता है, अम्ल लवण भी वात को शांत करता है। इसके बारे में हम विस्तृत बात करेंगे आगे चल के। तो अगर किसी के दिमाग में बहुत ज्यादा विचार आते हो, उसको दूध में मिश्री डालकर पिलाइए, उसका वात शांत करिए, तो विचार थोड़े से कम हो जाएंगे। तो वाता व्यक्ति के शरीर में जब वात बढ़ता है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम पित्ता की बात करें, तो पित्ता वाले लोग बड़े सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे हमने देखा आइंस्टीन है, और हमारी इस सोसाइटी के बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, नॉर्मल लीडर, स्पिरिचुअल लीडर्स, वो बहुत सारे लोग पित्ता पर्सनैलिटी में आते हैं। ऐसे कई सारे हमारे सोसाइटी के संत हैं, जिनके बड़े बड़े लंबे लंबे सफेद ग्रे कलर के बाल होते हैं और खूब ध्यान साधना प्राणायाम करते हैं, क्योंकि ध्यान साधना प्राणायाम से भी उनके शरीर में काफी हीट और पित्ता पैदा होता है, और कभी कभी वही हीट और पित्ता उनका भी बीपी बढ़ा देता है। तो पित्ता वाले लोग सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, और वो इस सोसाइटी के लीडर हो सकते हैं। दे आर द लीडर। बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, उनके अंदर बड़ा अच्छा स्टेमिना होता है, हार्ड वर्किंग होते हैं। फिर चाहे फिजिकल वर्क की बात करो या मेंटल वर्क की बात करो, बहुत हार्ड वर्क कर सकते हैं। यानी अगर आप बात पित्ता एंड कफा तीनों में कंपैरिजन करो, तो हाईएस्ट हार्ड वर्किंग पित्ता पीपल कर सकता है, क्योंकि इसके पास एकदम मसल्स की पावर होती है, और दूसरा इसके अंदर बहुत एंगर होता है, एंगर, और पित्ता होता है, पित्ता काम करने की ताकत देता है। क्योंकि पित्ता पर्सनैलिटी होती है, पित्ता मतलब हीट और गर्मी, ऐसे लोग थोड़े से शॉर्ट टेम्पर टाइप के होते हैं, जल्दी से गर्म हो जाते हैं, एकदम से कान में धुआं निकलने लगता है, गर्म हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, तलवार निकालकर खड़े हो जाते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बड़े एग्रेसिव टाइप के होते हैं, आर्गुमेंट, क्रिटिसिज्म ये हो जाती है। हालांकि बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, और इनके अंदर गुस्सा होता है, इनके अंदर थोड़ा सा एंगर होता है, और यही कारण है कि इनको कई बार, क्योंकि पित्ता पीपल है, इनका हार्ट बड़ा सेंसिटिव होता है। ऐसे लोग हाई पित्ता के कारण हार्ट डिसीज या हाई बीपी के शिकार हो जाते हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके अंदर पित्ता की मात्रा बढ़ी हुई है। और तो हमें अगर इनका हाई बीपी ठीक करना हो, तो हमें पित्त को शांत करना होगा, और पित्त को शांत करने के लिए हम 3 प्रकार के रसों का प्रयोग करते हैं, मधुर, कड़वा और कसेला। मधुर, कड़वा और कसेला, ये 3 चीजों से हमारा पित्त शांत होता है। तो जितनी भी मीठी चीजें हैं उन्हें खिलाओ, जैसे मीठे मीठे फल खिलाओ। अगर आप ऐसे लोगों को मीठे मीठे फल खिलाते हैं, एक नियम बना देते हैं कि सुबह खाली पेट आपको फल खाने मीठे, तो इनके लिए बड़े अच्छे होते हैं, इनका पित्त शांत होता है। इनको कड़वी चीजें खिलाओ, नीम खिलाओ, परवल खिलाओ, गिलोय खिलाओ, नीम, परवल, गिलोय, तो इनसे पित्त शांत होता है। इनको करी, जो कड़वा नीम होता है, उसका जूस पिलाओ, तो इनका डाइजेशन ठीक होता है। कई बार ऐसे लोगों को गैस हो जाती है, तो आप इनको कड़वे नीम का 1 चम्मच रस पिला सकते हैं, तो इनका पेट अच्छा हो जाता है। क्योंकि पित्ता पीपलों को पेट में जलन, गैस, एसिडिटी हो सकती है, और इसके कारण इनको खट्टी खट्टी डकारें, छाती में, पेट में जलन, गले में जलन हो सकती है, तो इनको कड़वी चीजें खिलाना चाहिए। और हमने देखा है कि जब इनको परवल का सूप पिलाते हैं, परवल का, तो इनको बड़ा अच्छा रहता है। नीम का रस पिलाते हैं, बड़ा अच्छा रहता है।
गिलोय की गोलियां खिलाते हैं, बड़ा अच्छा रहता है। यानी इनको हमें 3 चीजें खिलानी होती हैं, मीठी चीजें जैसे कि मीठे फल और दूध और घी, कड़वी चीजें और कसैली चीजें। इन 3 चीजों से इनका पित्त शांत रहता है, इनका बीपी कंट्रोल में आ जाता है, इनका गुस्सा शांत हो जाता है। तो जो लोग पित्ता पर्सनैलिटी के हैं उनको नियमित रूप से इन चीजों का सेवन करना चाहिए और उनको बचना चाहिए ज्यादा नमक खाने से, क्योंकि पित्ता पीपल ज्यादा नमक खाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, गुस्सा बढ़ जाएगा, इंडाइजेशन एसिडिटी बढ़ जाएगी। पित्ता पीपल ने अगर खट्टा ज्यादा खाया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और पित्ता पीपल ने गर्म चीजों को ज्यादा सेवन किया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पित्ता प्रधान लोग हैं उनको ज्यादा प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्याज लहसुन खाने से भी शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। अगर आपकी प्रकृति और कोई है आप आराम से खाओ, लेकिन अगर आपकी प्रकृति पित्ता है, इसीलिए शायद कहा गया होगा कि स्पिरिचुअलिटी में आप प्याज लहसुन मत खाओ, क्योंकि प्याज लहसुन खाओगे तो गर्मी बढ़ेगी। तो आपको तो गर्मी शांत करने की जरूरत है, आपको तो चंदन लगाना है ताकि गर्मी शांत हो जाए, आपको तो दूध का सेवन करना है, घी का सेवन करना है, कड़वी चीजें खाना है। गरम गरम चीजें खाकर अपना पित्त मत बढ़ाइए, गरम चीजें, नमक मत खाइए ज्यादा। पित्त वालों को कभी भी नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए, और ऊपर से तो नमक कभी नहीं डालना चाहिए। अगर ऊपर से नमक डाला तो गड़बड़ हो जाएगी। हम भारतवर्ष में पहले भी नमक खाते थे, हम कभी ऊपर से नहीं डालते। हम जो खाते थे हिमालयन पिंक साल्ट, सिंधव नमक वगैरह, ब्लैक सॉल्ट, हम कभी ऊपर से नहीं डालते थे, हम पहले ही से डाल के रखते थे। ये ऊपर से डालने की प्रथा तो बाद में आई है, वो जो आजकल नमक डालते हैं। और नमक की बात की जाएगी, नमक कई प्रकार के होते हैं, हर नमक का एक अलग गुण होता है। नमक का ज्यादा सेवन करने से पित्त बढ़ जाता है, लेकिन नमक की अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग नमक का अलग अलग काम होता है। तो पित्त वालों को ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, ज्यादा खट्टा नहीं खाना चाहिए, और गर्म चीजों का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। पित्त वालों को प्याज लहसुन का भी सेवन कम करना चाहिए, और पित्त वालों को दारू तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शरीर में इतनी गर्मी पहले से ही है। और अगर पित्त वाले व्यक्ति ने अल्कोहल का सेवन किया, एक मिनट, क्या तो ये पित्त वालों के शरीर में होता है। इसीलिए हमें अपनी प्रकृति के अनुसार खाने पीने का आचरण करना चाहिए। तो ये हमारे पित्त के लक्षण हैं। अगर आप सुपर इंटेलिजेंट हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप शॉर्ट टेम्पर हैं, अगर आपको एसिडिटी होती है, और अगर आपका हार्ट सेंसिटिव है, तो आप बने हैं कुछ अलग काम करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, उसको करिए। और तीखी चीजों का सेवन बंद कर दीजिए। हमने अभी अभी डिस्कशन किया था, हमारी सोसाइटी के बहुत सारे ग्रेट लीडर हार्ट अटैक से एक्सपायर हुए हैं। जैसे हम एक्यूपंक्चर की दुनिया में बात करें, प्रोफेसर पार्क जेबू, डॉक्टर टैन, और भी कई कई महान हस्तियां, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो एकदम से झटके से हार्ट अटैक से चली गई। वो उनकी प्रकृति वो थी, उनकी प्रकृति वो थी। तो हमारी सोसाइटी में जिस व्यक्ति की प्रकृति जो होगी, वो व्यक्ति उसी प्रकृति से जाने की, उसकी उसी प्रॉब्लम से जाने की संभावना होगी। तो जिस व्यक्ति के अंदर पित्त ज्यादा होगा, ज्यादातर संभावना है कि वो व्यक्ति को अपने हार्ट को और हाई बीपी को टेक केयर करना होगा। अगर ऐसा व्यक्ति मधुर, कड़वी चीजें और कसीली चीजों का सेवन करता है तो उसके हार्ट और हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति ज्यादा गर्म गर्म चीजें, प्याज लहसुन और गर्म चीजों का सेवन करता है, उष्ण चीजों का सेवन करता है, पंजन चीजों को खाता है, खट्टी चीजों को ज्यादा खाता है, नमक का सेवन करता है, तो गड़बड़ हो जाती है। और कई पित्त वाले लोगों को तो कभी कभी बिना नमक के उपवास करना चाहिए। और उपवास ऐसे कहते हैं कि हंगरी पित्ता मीन्स एंग्री पित्ता। अगर पित्त वाले को भूखा रखो तो भयंकर उनको गुस्सा आता है, तो इनको दूध बूध फ्रूट व्रूट खिलाकर उपवास कराना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अलग तरीका होता है। अब कफा पीपल है, कफा पीपल को आप एकदम पानी पर उपवास करा दो, लेकिन पित्ता पीपल को अगर आपने पानी पर उपवास करा दिया, उसका पित्त बढ़ जाएगा और भयंकर गुस्सा बढ़ जाएगा, पूरे घर को सिर पर उठा लेगा ऐसा व्यक्ति। तो घर के लोग कहेंगे भैया तू मत कर उपवास, क्योंकि पित्त वाला जो उपवास करेगा उसकी आंखें गर्म हो जाएंगी, उसका सिर गर्म हो जाएगा, पूरी बॉडी गर्म हो जाएगी। तो उसको दूध पिलाते रहो भाई, और दूध ना पिलाना हो तो उसको आप फ्रूट पर उपवास कराओ, यानी उसे कुछ ना करना हो, उसको
दूध की खीर पर उपवास करा दो, लेकिन हम उपवास जो कराते हैं हमें उस चीज पर कराना चाहिए, उस व्यक्ति का प्रकृति क्या है, उस व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उस हिसाब से हमें करना चाहिए। तो हमने इस चीज को इस तरह से देखा कि पित्त वाले जो लोग होते हैं उनका शरीर बड़ा संवेदनशील होता है इन चीजों के लिए, और मुख्य रूप से हार्ट की बीमारियों के लिए और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए। इसी तरह से हम कफा वालों की बात करें तो कफा वाले लोग बड़े ही ग्राउंडेड होते हैं, उनकी जड़ें बहुत ही मजबूती से जमीन में गड़ी रहती हैं, बड़े स्टेबल होते हैं, आसानी से हिलते नहीं हैं, कोई कुछ भी कन्विंस करे फ्लक्चुएट नहीं होते, एक बार जो दिल में ठान लिया उस पर अडिग रहते हैं, टिके रहते हैं, बार बार फ्लक्चुएट नहीं होते, और जो काम करते हैं वो भी बड़ी स्टेबिलिटी से करते हैं। ऐसे लोग कंपनी के बॉस होते हैं, क्योंकि बॉस वही हो सकता है जिसके पास स्टेबिलिटी हो। वादा वाला पीपल एक काम चालू करेगा, थोड़ा सफलता देखकर दूसरा काम चालू कर देगा, लेकिन कफा वाले पीपल बड़े स्टेबल टाइप के होते हैं, ये बड़े ही काम प्रकृति के होते हैं, इनका दिल शांत होता है और बड़े ही काम होते हैं। और ऐसे व्यक्ति काफी लॉयल होते हैं, इन पर आप 100% विश्वास कर सकते हैं, कुछ भी आप इनको आराम से बोल भी सकते हैं, इनकी ये आपकी चीजों को ऐसे दूसरों को नहीं बताते हैं, काफी लॉयल होते हैं, चाहे आपके फ्रेंड हो या आपके पार्टनर हो, वो काफी लॉयल पर्सनैलिटी के होते हैं। ऐसे लोग हमेशा मोटापे से स्ट्रगल करते रहते हैं, मोटापे से स्ट्रगल करते रहते हैं, कभी वजन बढ़ जाता है फिर उसे घटाने के उपाय करते हैं, बस ये चलता रहता है, वजन बढ़ गया घटाओ, और आसानी से घटता नहीं है, आसानी से इनका वजन घटता नहीं है, काफी स्ट्रगल करते रहते हैं, इन्हें सबसे ज्यादा प्रयास करना पड़ता है वजन घटाने के लिए। ऐसे लोगों को सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड अस्थमा की शिकायत होती है, और जॉइंट पेन की शिकायत भी हो सकती है मुख्य रूप से विंटर सीजन में। और हमने देखा है कि कई सारे ऐसे लोग जो कफा प्रकृति के हैं उन्हें डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, तो उन्हें सलाह दी जाती है कि एक्सरसाइज करो, अपने शरीर का मोटापा कम करो, शरीर में फिटनेस को बढ़ाओ। और ऐसे लोग कभी कभी काफी डल और डिप्रेस हो जाते हैं, बिल्कुल डल एंड डिप्रेस हो जाते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते, बस डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर डिप्रेशन की दवाइयां खाते रहते हैं। तो ये कफा पीपल के लक्षण थे। तो इस तरह से हमने आज 3 प्रकार की प्रकृति इसके बारे में देखा। हमने वात के बारे में पिछली क्लासेस में डिस्कशन कर लिया था, पित्त के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में समझा था, आज हमने कफा के बारे में समझा, और तीनों प्रकृति का आपस में थोड़ा सा एक डिफरेंस देखा, डिफरेंशिएशन देखा। हम लोग मिक्स होते हैं, हम लोग एक प्रकृति के नहीं होते, हम लोग मिक्स होते हैं, कोई कफ प्लस पित्त होता है, कोई पित्त प्लस बात होता है, कोई बात प्लस कफ होता है, कोई तीनों प्रकृति का सम होता है। सम प्रकृति को सबसे बेहतरीन प्रकृति माना गया है। अगर आप सोचो चलो मेरे अंदर कफा ना, आप सोचो कि मैं तो कफा का हूं, आप सोचो मैं तो कफा का हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर वात और पित्त नहीं होगा, क्योंकि तीनों दोष होंगे तभी आप जीवित रह पाएंगे। वात होगा तो आप काम करेंगे, कफ होगा तो ही आप सो पाएंगे, और पित्त होगा तो ही खाना पचेगा। तो तीनों दोष का होना जरूरी है बैलेंस मात्रा में, लेकिन किसी एक दोष की डोमिनेंसी होती है, वही आपकी प्रकृति होती है, और वो जन्म कुंडली के साथ ही डिसाइडेड होती है। जब आपका जन्म होता है, आपकी कुंडली में आप देखोगे 3 नाड़ी होती हैं, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत नाड़ी। कभी आपने कुंडली का मिलान किया हो तो देख लेना, उसमें नाड़ी होती हैं, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत नाड़ी। आदि का मतलब है वात, मध्य का मतलब है पित्त, और अंत का मतलब है कफ। यानी आप जब जन्म लिया तभी से आपका फिक्स हो गया। देख लेना अपनी कुंडली, उसमें देख लेना कौन सी नाड़ी है, आदि है, मध्य की, अंत है। सपोज करो आपकी मध्य नाड़ी है, यानी पित्त तो है ही। और पित्त वाले लोग ऐसे होते हैं, उनको बड़े एग्रेसिव, शॉर्ट टेम्पर, नेम और फेम के पीछे भागते हैं, लेकिन फिर पित्त के साथ हो सकता है कफा हो एसोसिएटेड, यानी उसे हम बोलेंगे पित्त कफज, या पित्त के साथ वाता हो, पित्त वातज। यानी एक तो प्रकृति जन्म से है, लेकिन केवल हम एक के नहीं होते, दूसरी भी एसोसिएटेड होगी। जैसे हमने देखा कि हमारे पास एक कपल आया, दोनों की पित्त प्रकृति के हैं, लेकिन एक है पित्त वातज और एक है पित्त कफज। तो ऐसे दोनों में और थोड़ा डिफरेंस होना जरूरी है, तभी कुंडली का मिलान होता है,
अगर आपने कहा कि दोनों पित्तज पित्तज, तो दोनों में आर्गुमेंट होंगे, लड़ाई होगी, झगड़े होगी, एक तलवार निकालेगा तो दूसरा भी निकालेगा और चिंगारियां उठेंगी, बस ऐसा होगा। इसलिए कहते हैं कि जब पित्ता वाला आर्गुमेंट करेगा तो एक कपल में एक पित्ता हुआ आर्गुमेंट करेगा तो कफा वाला सुनता रहेगा आराम से, पीता रहेगा, है ना। फिर बाद में पित्ता वाला सोचेगा, क्योंकि पित्ता वाले को गुस्सा तो आता है लेकिन बाद में शांत हो जाता है, फिर बोलता है सॉरी फिर बोलता है सॉरी सॉरी भी बोलता है वो। लेकिन दोनों ने आर्गुमेंट कर डाला, दोनों ने तलवारें निकाल ली, एक दूसरे के माँ बाप के लिए उल्टा पुल्टा बोल डाला, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो क्या बोलते हैं, तेरी माँ ऐसी, तेरी माँ ऐसी, तेरे बाप ऐसा है ना। कपल में ऐसी तो झगड़े होते हैं। बाद में रियलाइज होता है कि सब फालतू की बातें थी, उस समय पेशेंस कर लिया होता तो कुछ नहीं होता। तो इसीलिए जब कुंडली मिलान किया जाता है तो यही देखते हैं कि भाई दोनों बाता बाता नहीं हो जाए, नहीं तो दोनों बोलते रहेंगे, सुनेगा कोई नहीं। एक बोले तो एक सुनने वाला भी तो होना चाहिए। लेकिन अगर एक वाता हुआ एक कफा हुआ तो बाता वाला दिन भर बोलेगा और कफा वाला आराम से सुनेगा, तो इसे बोलते हैं परफेक्ट मैचिंग। और दोनों कफा वाले हुए तो दोनों बैठे रहेंगे, कोई बोलेगा ही नहीं है। तो अब आप कोई आया, यार ये तो बोलते ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दोनों कफा के हुए, झगड़ा हो गया, बाजू वाला गाली देके चला गया, दोनों बैठे रहेंगे, यार छोड़ो यार। एक कफा हुआ एक पित्ता हुआ, पित्ता वाला तलवार डंडा लेके बाहर आ जाएगा, तो बैलेंस रहेगा लाइफ में। तो लाइफ में बैलेंस होना जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि जब भी कुंडली मिलाई जाती है तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि कहते हैं कि एक नाड़ी नहीं होना चाहिए। अगर एक नाड़ी हो गई, नाड़ी मतलब वाता वाता हो गया, पित्ता पित्ता हो गया, कफा कफा हो गया, इसे कहते हैं नाड़ी दोष। क्या बोलते हैं, नाड़ी दोष। और फिर नाड़ी दोष के आगे लिखा है, अगर आप पढ़ोगे कि अगर नाड़ी दोष हुआ तो लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। कुत्ता बिल्ली कैसे लड़ता है, ऐसे लोग लड़ते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह। सच बात है, जब दोनों बोलेंगे तो लड़ाई होगी, दोनों नहीं बोलेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, और दोनों तलवार लेके खड़े हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने आज ज्वाइन किए क्लास, वो अपने ईमेल भेजिएगा तो मैं आपको एक्सेस दे दूंगा रिकॉर्डिंग देखने के लिए, और जो छूटा है वो वापस आपका रिवाइज भी करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है जी, तो आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों को रिकॉर्डिंग की एक्सेस नहीं मिली है तो मुझे अभी ग्रुप में अपना मैसेज भेजिए, रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में भेजिए, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग की एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लोजिंग द सेशन।